और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसान हंगामे की। 26 जनवरी यानी गुज़िश्ता कल ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए तशद्दुद का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला की मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी मौजूद रहे। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर गौर खौज किया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। 22 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इनमें कुछ किसान लीडरों के नाम भी शामिल है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। कसूरवार पाए जाने पर इनके खिलाफ अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया जाएगा। और इस खबर पर मजीद अपडेट लेने के लिए सीधे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, खबर यही आ रही है कि कल जो कुछ हंगामा हुआ था उस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एक्शन में आ गया है। तो इस तरह से किसानों के मसले पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसके उसी वक्त में जिस तरह से बाकायदा ये राजधानी दिल्ली के अंदर में हंगामा किया गया है और जिस तरह से सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ और दिल्ली पुलिस के जो जवान में जिस मारपीट की गई है, इसके साथ ही सरकारी संपत्ति को जिस तरह से लूटा गया है, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तकरीबन 35 से ज्यादा एफआईआर अभी तक रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें कि तकरीबन 300 से ज्यादा जवान जो है वो घायल हुए हैं और इसका मेडिकल जांच करवाने के बाद उसकी पुष्टि भी की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों पर आज दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी होने वाला है, जिसमें कि इस मामले में बिल्कुल और वो कौन और इससे बकायदा मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय में काफी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और कल भी हुई थी और आज भी काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं इस मामले में तमाम रिपोर्ट्स को साझा किया है गृह सचिव के साथ में और गृह मंत्रालय को बताया गया है कि किस तरह से इस पूरे हंगामे को अंजाम दिया गया। और इस मामले में जो सीआरपीएफ के डीजी हैं आज उनको भी बुलाया गया था और उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है कि किस तरह से पारामिलिट्री के जवानों के साथ में एक बर्बरता की गई है, उसके साथ मारपीट की गई, जो खास तौर पर जो रैफ के जवान है और रैफ के जवानों का जो जिस तरह से गन भी छीना गया है। तो ये इस मामले को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई तय की जा रही है और इस मामले में कई और एफआईआर जो है वो आज दर्ज की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, जिस तरह से इस हंगामे के बाद लगातार मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है, एक दौर चल रहा है, ऐसे में लगता यही कि इंतजामिया और खासतौर से सरकार सख्त एक्शन के मूड में है। देखिए यहाँ पर किसानों की बात करें तो किसान जिस तरह से शांति मार्च निकालने के लिए बार बार दिल्ली पुलिस से आग्रह कर रहे थे और इस मामले में रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें परमिशन दिया और उसके बाद जिस तरह से इस हंगामे को अंजाम दिया और जिसमें कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट की गई है और उन्हें काफी गंभीर चोट पहुंचाया गया है, तो ये मामला अब मामला जो है काफी गंभीर हो चुका है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो एक्शन के मूड में अब दिल्ली पुलिस आ चुकी है और उन तमाम आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर रही है और इस मामले में जल्द ही एक एसआईटी का भी गठन किया जाएगा। तो अलग अलग जो थाने में जो केस रजिस्टर उसको फिर एसआईटी में ट्रांसफर किया जाएगा और सेल के नेतृत्व में एक एसआईटी जो गठन किया जाएगा उन तमाम मामलों को इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि आज शाम में तकरीबन 4 बजे के लगभग में दिल्ली पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं और पूर्व जवान जो रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, तो उनके परिजनों के द्वारा एक शांति मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कि वो बताया जाएगा कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, मारपीट की जाती है और एक तरफ देखा जाए कि दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कही जाती है, लेकिन दूसरी तरह से उन पे हमले होते हैं। कमिश्नर हैं उनको भी और अपील की जाएगी कि पुलिस के साथ में इस तरह के व्यवहार कहीं से भी सही नहीं रहा है।
बिल्कुल शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर मजीद अपडेट देने के लिए जाहिर सी बात है कि पुलिस अब एक्शन में आ गई है और सरकार भी कल के इस हंगामे को नजरअंदाज नहीं करना चाह रही है। यही वजह है कि कल इस हंगामे के बाद लगातार वजारत दाखिला में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आज भी मीटिंग हुई है और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बता रहे थे कि कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या कुछ अगला कदम पुलिस और इंतजामिया का होगा, जिस तरह से यह हंगामा कल हुआ था। तो उधर यौम जमहूरिया पर हुए तशद्दुद में 300 जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की कंडीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए, लेकिन बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था, फिर मुझे पता नहीं क्या। तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था, हम लोग का यही था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। कल मैं अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी पे था नजफगढ़ रोड पर घासीपुरा पिकेट के पास। वहां पर हमारा ड्यूटी थी, ये जितने प्रदर्शनकारी हैं किसान ये आएंगे, इनको रोकना है, इनको अंदर दिल्ली में जाने नहीं देना है। तो हम तमाम बैरिकेडिंग वगैरह करके और क्रेन वगैरह लगा के वहां पर रास्ता रोक रखा था। करीब 3 बजे, करीब 2:30 से 3 बजे करीब बहुत सारे प्रदर्शनकारी किसान नजफगढ़ साइड से आ गए ट्रैक्टर लेके और वो बड़े हिंसक थे। उनको काफी समझाया गया लेकिन वो किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, बस लगी हुई थी नाले के ऊपर, बस को तोड़ना शुरू कर दिया और हमारे जेसीबी वगैरह पे भी काबू कर लिया और पथराव शुरू कर दिया, जिसके बदले में हमने आंसू गैस भी चलाई और उनको रोकने की कोशिश की। उनको वार्निंग भी दी गई काफी बार बार, लेकिन वो सारे ही बड़े बड़े लठ लेकर आए हुए थे और बस के साथ तोड़फोड़ कर रहे थे। हम और हमारे साथियों ने काफी कोशिश की कि वो किसी तरह रुक जाएं और हमारी बात को मान लें, लेकिन वो किसी तरह से भी मान नहीं रहे थे। तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रियासती बीजेपी तर्जुमान अजफर शम्सी पर कातिलाना हमला किया गया है। जमालपुर में कॉलेज के करीब अजफर शम्सी को गोली मारी गई है। जहां बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रियासती बीजेपी तर्जुमान अजफर शम्सी पर कातिलाना हमला किया गया है। जमालपुर में कॉलेज के करीब अजफर शम्सी को गोली मारी गई है। अजफर शम्सी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। शुरुआती तौर पर तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। तो बिहार से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर रियासती बीजेपी तर्जुमान अजफर शम्सी पर कातिलाना हमला किया गया है और इस हमले में अजफर शम्सी शदीद जख्मी हुए हैं। शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर और अपडेट लेने के लिए सीधे पटना का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ जुड़े हुए। महफूज, पूरी खबर क्या है, किस वक्त यह हमला किया गया अजफर शम्सी पर?
देखिए, अबू हुरैरा अजफर शम्सी के ऊपर ये हमला सूबाई हुकूमत के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जब खुद वजीर आला नीतीश कुमार बार बार जो है हिफाजती इंतजाम का जायजा लेते हैं, ऑफिसरों के साथ मीटिंग करते हैं। ऐसे में बीजेपी के रियासती तर्जुमान अजफर शम्सी को गोली मारा जाना अपने आप में हिफाजती इंतजामात की पोल खोलता है, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अबू हुरैरा अब अजफर शम्सी की हालत काफी खराब है। उन्हें जो है पटना लाया जा रहा है, वहां से रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है और मामले की जांच शुरू हो गई है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने डीजीपी से बाकायदा बात की है और ये कहा है कि जो मुल्जिम है उसको सजा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। साथ साथ ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं अब खड़ा होने लगा है अपोजिशन की तरफ से भी और खुद इस इत्तेहादी पार्टी की तरफ से भी कि क्या बिहार में कानून का जो निजाम है क्या ऐसे ही रहेगा। हालात जो है लगातार नाजुक बनते जा रहे हैं, रोजाना कोई न कोई वारदात इस तरह। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठते रहे और पिछले दिनों भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। सवाल यहां पर महफूज ये उठता है कि ये जो पूरा मामला जो जिस तरह से अटैक किया गया अजफर शम्सी पर, क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं? क्या ये किसी पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला किया गया या ये हमला किस नौयत का है? देखिए, अबू हुरैरा ये बताया जा रहा है, चूंकि अभी काफी शुरू का मामला है और शुरू में जो है किसी नतीजे पर अभी पुलिस की जानिब से किसी को एक तो पुलिस की जानिब से कोई बयान नहीं आया है और शुरू में ये बताया जा रहा है कि गोली मारा गया है, लेकिन ये किस वजह से मारा गया है, क्या पहले से कोई मसला चला आ रहा था या कोई रंजिश के सबब ये वारदात को अंजाम दिया गया है, ये चीजें खुलकर सामने आएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और पुलिस की तरफ से जो बयान आएगा उसके बाद ही इस किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अजफर शम्सी जो है एक बेहतरीन शख्सियत के आदमी हैं और सियासी लीडर हैं, तमाम मुद्दों पर जो है बेबाक अपनी राय रखते हैं। बिल्कुल, और अक्सर हमारे साथ भी प्रोग्राम में अजफर शम्सी साहब जुड़ते रहे। महफूज, मेरा सवाल यह है कि जहां पर यह हमला हुआ, जमालपुर जगह का नाम बताया जा रहा है, क्या किसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गए थे जहां पर यह हमला किया गया? नहीं, प्रोग्राम में शिरकत की बात तो नहीं आ रही है, लेकिन ये हमला जो है हुआ है, ये शुरू में ये बताया जा रहा है कि वो पटना आ रहे थे और जमालपुर में जो है ये घटना हुआ है मुंगेर जिले में। तो अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, लेकिन चूंकि उनका जिला खुद मुंगेर है और मुंगेर जो है वो रहते हैं वहां पे लोगों के मसले और मसाइल को सुनने के लिए, खुद उनका इदारा भी वहां चलता है। तो कुछ मामले हो सकते हैं मकामी सतह पर जिसकी जांच जाहिर है पुलिस जो है करेगी, उसके बाद है कुछ मामला रहेगा। चूंकि ये एक बड़ा मामला है, गोली मारा जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है और जाहिर है कोई बड़ा मामला है तभी इस तरह के मसले जो है सामने आए हैं और जब जांच शुरू होगी तो चीजें जो है फिर निकलकर सामने आएगी। जी अबू हुरैरा। बिल्कुल, सरकार का और खासतौर से इंतजामिया या पुलिस का क्या कुछ कहना है इस हमले पर? देखिए, बीजेपी के रियासती सदर ने डीजीपी से बात की है और डीजीपी ने मकामी एसपी को जो है जांच का हुक्म दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से बिहार में लगातार इस तरह के वारदात हो रहे हैं, आपको जानकारी है कि गुज़िश्ता काफी दिनों से जो है खुद वजीर आला नीतीश कुमार इस सिलसिले में क़यादत कर रहे हैं, मीटिंग की और तमाम आला ऑफिसरों के साथ जो है मीटिंग करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है काबू में रखा जाए, बरकरार रखा जाए। लेकिन मसले जो है लगातार कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और लगातार इस बिल्कुल महफूज, अहम बात तो यही है कि अभी जो हालिया दिनों असेंबली के इंतखाबात हुए उसमें बीजेपी और इसके अलावा नीतीश कुमार ने जंगल राज का, लालू के जंगल राज का खूब जिक्र किया था और उसे इंतखाबात में भुनाने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो अब लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल अबू हुरैरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ये सरकार बार बार कहती है साबका हुकूमत के बारे में कि साबका हुकूमत के वक्त में बिहार में सिचुएशन काफी खराब था, लेकिन खुद नीतीश हुकूमत में भी वो तस्वीरें
साफ नहीं हो सकी है और जो क्राइम है उसका ग्राफ कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि पटना में अभी किस तरह से कई वारदात ऐसे हुए हैं, रुपेश की जिसमें हत्या हुई, इसके अलावा भी कई मर्डर जो है खुद पटना में हो गए, आसपास के जिलों में भी लगातार इस तरह के वारदात हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के ये सवाल को लेकर हुकूमत पर हमला भी बोलता रहा है और बार बार ये अपील भी करता रहा है कि हिफाजती इंतजाम को मजबूत किया जाए। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू की मुश्तरका मीटिंग भी कई बार इस सवाल पर हो गई है। नीतीश कुमार ने भी डीजीपी के साथ और तमाम आला ऑफिसरों के साथ मीटिंग की, कई एसपी और डीएम का तबादला भी इसी नजरिए से किया गया था ताकि जो है हिफाजत का इंतजाम जो है सही रखा जाए। बिल्कुल महफूज, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ अरुण हमारे साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। अरुण, क्या कुछ खबर मिल पा रही, जिस तरह से असफर शमसी पर हमला किया गया है, क्या कुछ अपडेट है उनकी सेहत को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर, क्या कुछ खबर मिल रही है? जी, पहले बता दूं कि अफजल शमसी को पटना भेज दिया गया बेहतर इलाज के लिए, लेकिन कनपट्टी के नीचे उन्हें गोली लगी है। गोली अभी तक फंसी हुई है, इसलिए ये कहा जा सकता है अभी सेहत जो है उनका ठीक नहीं है, उनकी हालत तो स्थिति जो है वो अभी ठीक नहीं है। लेकिन जो हमला हुआ है, हमला के पीछे जो कॉलेज है, कॉलेज के वो प्रोफेसर थे और वो जो प्रिंसिपल का पद है उस पद को लेके खींचातानी कॉलेज में चल रही थी। और एक जो एक्टिंग प्रिंसिपल वहाँ पे है, उनको एसपी ने बताया कि एक्टिंग प्रिंसिपल जो है ललन प्रसाद सिंह को उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछताछ चालू है। जी, यानी एक पुरानी रंजिश का मामला एक तरह से निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल, कॉलेज में पद को लेके जो पहले से खींचातानी है, उसी खींचातानी का ये परिणाम हुआ कि कॉलेज के गेट के 10 कदम पहले ही उन पे ये हमला हुआ है और हमला जो हुआ है उनके कनपट्टी में गोली लगी है तथा इलाज के लिए उन्हें पटना भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, तो क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कौन कौन लोग थे और जिन लोगों ने यह हमला किया है, क्या उसमें किसी की पहचान हुई? जी, मैं बता दूं कि जो प्रोफेसर अफजल शमसी हैं, उन्होंने एसपी के सामने जो बयान दिया है और बयान के बाद ही जो कॉलेज यानी जमालपुर जिसे इवनिंग कॉलेज भी कहा जाता है, उसके जो अभी प्रिंसिपल है, तत्काल प्रिंसिपल जो वहाँ पे है ललन प्रसाद सिंह, उसे जो है पुलिस ने उठा लिया है। उठाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ चालू है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर जमालपुर में बीजेपी के तर्जमान असफर शमसी पर कातलाना हमला किया गया है। हालांकि उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए पटना उन्हें रेफर किया गया। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा बता रहे थे कि एक गिरफ्तारी हुई है, पुरानी रंजिश, क्योंकि एक कॉलेज असफर शमसी का चलता है, प्रिंसिपल के ओहदे को लेकर यहां पर कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते यह हमला किया गया है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, आगे जैसे जैसे जांच होगी तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। जीनियस अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस को हम आपके सामने ला रहे हैं। बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़े विशाल ददलानी ने इन बच्चों की हौसला अफजाई की। ये हैं स्टीवन सैमुअल देवसी। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं। When was your first performance? When I was 5, which I played with one of the legends, Shivamani uncle. He is the one who motivated me a lot. मैंने दुनिया का सबसे सिंपल और बेसिक बीट गा दिया and he made it music. That's genius right there. सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक निजी होटल के सहन में होटल मालिक फनकार ने बर्फ से तराशकर इग्लू कैफे का एक अनोखा शाहकार तख्लीक किया है। यह वादी कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला फन पारा है और शाहकार माना जाता है। एशिया का यह सबसे बड़ा इग्लू बताया जा रहा है। यह फन पारा मुल्क भर के सयाहों को अपनी जानिब रागिब कर रहा है। गुलमर्ग में इस इग्लू कैफे में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने।
मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इग्लो यहाँ पे बनाया गया है और जो फनकार थे उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ यहाँ पे बर्फ से तराश कर यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इग्लो बनाया है और यहाँ पे उन्होंने इस इग्लो का इग्लो कैफी के नाम से यहाँ पे ये जाना जाता है और यहाँ पे अंदर जो है आपको दिखा सकते हैं किस तरह अंदर से जो बर्फ से उन्होंने यहाँ पे टेबल मेज वेज सब कुछ रखा है और यहाँ पे बैठने के लिए भी ये बर्फ से ही ये चीजें आप देख लीजिए बर्फ से ही ये सारी चीजें बनाई गई है और इन पे ये जो भेड़ बकरियों की खाल है वो रहने के लिए इस पे रखा है और यहाँ पे ताकि सर्दी की वजह से यहाँ पे अंदर जो सर्दी है वो ना आए और इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं मुकामी लोग आते हैं इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से टूरिस्ट आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? शेरिल। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। यहाँ पे आपने ये इग्लो देखा है जिस तरीके से बर्फ से बना है तो क्या लगा और कैसा महसूस किया आपने? तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये इग्लू का एंड मैंने सुना है एशिया का सबसे बड़ा इग्लू है तो बहुत बहुत अच्छा बनाया है और हम रोज 2 दिन से गुलमर्ग में रुके और रोज यहाँ आते हैं आधा 1 घंटा बैठते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जी यहाँ पे एक और आप बताइए आपका नाम? अल्पा वर्मा। जी आप कहाँ से हैं? मुंबई से हूँ। जी आप बताइए यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा ये इग्लो जो बना है और यहाँ पे आप आए हैं चाय वाय पी है तो क्या फील महसूस किया? नहीं बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे मैं अलास्का पहुंच गई हूँ। वहाँ का ये इग्लू तो मैंने देखा नहीं है लेकिन वो फीलिंग मुझे यहाँ अपने भारत में मिल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सीजन में यहाँ पे इतने और इन लोग इतने अच्छे लोग हैं भले लोग हैं कि बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। चाय कॉफी भी यहाँ पे बढ़िया है। यहाँ पे एक और टूरिस्ट है आप बताइए आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या रही? प्रोफेसर नयन वर्मा फ्रॉम मुंबई हियर एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। एशिया का सबसे बड़ा इग्लू जान के बड़ा फख्र महसूस होता है हिंदुस्तान के लिए और मैं तो कहूँगा कश्मीर के लिए कि सीरियसली आपको स्विट्जरलैंड या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं इतने प्यारे हैं बहुत तरीके से कोऑपरेट करते हैं। हमारे ग्रुप में भी कहीं थोड़ी हेल्थ खराब हुई तो सब डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया और इग्लू के बारे में तो बोलूँ तो आई मीन वन ऑफ इट्स काइंड क्लास अपार्ट। पूरा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा शायद 6-7 फीट की थिकनेस से बनाया हुआ है और आपको लिटरली इग्लू जैसी फीलिंग आती है। लिटरली आई एम हियर फ्रॉम 2 days। आप बताइए आपकी एक्सपीरियंस क्या रही यहाँ पे आपने चाय वाय यहाँ पे नोश की है? जी मेरा नाम रौनक है मैं भी मुंबई से ही हूँ। सो अगर हम लोग कहीं स्नो में आते हैं तो जनरली हमें ये दिमाग रहता है कि कहाँ इग्लू देखने मिलेगा या ऐसा कुछ तो यहाँ पर देखने मिला है गुलमर्ग में। दिस इज एशियाज बिगेस्ट इग्लू और यहाँ पर अच्छा इनका सर्विसिंग है खाना अच्छा देते हैं चाय अच्छा दे रहे हैं और कश्मीरी कावा अगर इग्लू में पी लिया आपने तो उसका वो भी बर्फ से तो उसका तो मजा ही अलग है। और इन लोगों का यही कहना है कि वो इस बर्फ से तराश कर जो बर्फ से बना हुआ इग्लो है और यहाँ पे वो चाय नोश कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस इग्लो में बनाने के लिए 20 दिन लगे हैं और यहाँ पे करीबन 15 मजदूर यहाँ पे इस पे काम लगे थे और 20 दिन में यह मुकम्मल हुआ था। और इस तरह ये मैसेज दी जा रही है तमाम दुनिया के टूरिस्ट्स के लिए वो यहाँ आए और यहाँ पे बर्फ से इस मुजस्समे का यहाँ पे लुत्फ ले और जो ये इग्लो बना हुआ है और खासकर यहाँ पे आकर इससे लुत्फ अंदोज हासिल कर सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मुल्क में कोरोना की रफ्तार बतदरीज धीमी होती जा रही है। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 12,689 नए मामलों की तस्दीक हुई जबकि एक दिन में 13,320 अफराद सेहतयाब हुए। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 137 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के 1,76,498 एक्टिव मामले हैं।